अभी की बार पंजाब में भी फलाने की सरकार, क्योंकि व्यवस्था एकदम टाइट करके बैठे हैं ज्ञानेश कुमार। जी हाँ, एक लाइन में सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि गुजराती जोड़ी की सत्ता के लिए हर काम सत्ता तक पहुंचने और सत्ता को बनाए रखने का एक साधन मात्र होता है। हाँ, उसी में कुछ कार्यों से थोड़ा बहुत जनता का भला हो जाए तो अलग बात है, लेकिन लाभ पहुंचाना कभी भी टारगेट नहीं होता है। अभी कल ही भारत सरकार ने कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ यात्रा करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है। यानी आपके पास भले ही पासपोर्ट है, लेकिन उसके आधार पर आप भारत के नागरिक हैं नहीं माने जाएंगे। क्या हुआ, कपार में खुजली होने लगी? तो अभी मत खुजाइए, क्योंकि पूरा मामला सुनने के बाद दाद, खाद, खुजली, खजुहट सब एक साथ होने वाला है। जी हाँ, 24 तारीख को पासपोर्ट के बारे में सरकार ने ऐसी बातें कही कि हर तरफ चर्चा होने लगी कि सरकार ये क्या कह रही है। सवाल ये भी उठा कि अभी क्यों कह रही है। तभी हमारे मोबाइलवा पे आकाशवाणी हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि टाइमिंग बाबू मोसाए, टाइमिंग। और जैसे ही टाइमिंग को ध्यान दिया तो पता चला कि पासपोर्ट वाले मामले का तो पंजाब से बहुत तगड़ा लिंक है रे भाई, क्योंकि 2027 के शुरुआती महीनों में ही पंजाब में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले वहां भी एसआईआर होने वाला है। और टाइमिंग का खेल देखिए कि एसआईआर की शुरुआत 25 जून से हो रही है और 24 जून को भारत सरकार कहती है कि पासपोर्ट दिखा के आप भारत के नागरिक नहीं हैं, और 25 जून से ही पंजाब में एसआईआर हो रहा है। क्या हुआ, कहानी को समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा आ रही है ना? तो 10 मिनट हमारे साथ बैठिए, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। साल 2014 से पहले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, उस वक्त के गुजराती मुख्यमंत्री, कहा करते थे कि एक ही प्लानिंग, एक ही नीति हर जगह लागू नहीं हो सकती, जरूरत के हिसाब से लागू करना चाहिए ताकि लोगों को पूरा लाभ मिले। मगर बाद में पता चला कि ये फार्मूला आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि चुनाव के लिए है। यानी हर राज्य में एसआईआर अलग अलग ढंग से कराइए, जहां जिस तरीके से खेला सेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट काटने का मौका मिल सके। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बंगाल वाले मामले में कि बिहार में चुनाव आयोग ने दूसरा फार्मूला लगाया, बंगाल में फार्मूला में बदल दिया और असम में तो पूरा फार्मूला में पलट दिया, नया फार्मूला लग गया। और अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि पंजाब में भी एक नई व्यवस्था बनाने की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि पंजाब में एसआईआर शुरू होने से ठीक पहले पासपोर्ट वाली बात क्यों निकली है, और निकली है तो कितनी दूर तक जाएगी। पंजाब में कितनी बड़ी संख्या में लोगों के पास पासपोर्ट है, संख्या सुन के ही पूरा खेल समझ में आ जाएगा। क्या पासपोर्ट होने के बाद भी लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है, इसलिए ये बात कही गई है, वो भी ऐसी टाइमिंग के साथ। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको जबरदस्त अमृत काल का एहसास होने वाला बहुत जोर से। और ये तैयारी बता रही है कि अब की बार पंजाब में भी फलाने सरकार। इसके अलावा भाजपाई तंत्र का पिछले 12 साल का जो भ्रष्टाचार का नमूना है, वो भी एक एक करके बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। इस पर कांग्रेस के लोग क्या क्या कह रहे हैं उसको भी सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, या फिर YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम या कानूनी प्रमाण नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि देखो देखो हमारे पास पासपोर्ट है, हम भारत के नागरिक हैं। ना चलेगा, ये चलवे ना। भारत सरकार का कहना है कि पासपोर्ट केवल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, यानी आप विदेश में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कानून की नजर में सिर्फ पासपोर्ट रखने से नागरिकता साबित नहीं होती। ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 तारीख को भारत सरकार यह ऐलान करती है और अगले ही दिन यानी 25 जून को पंजाब में एसआईआर की शुरुआत होती है। अब सरकार के इतना कहने से कौन कौन से गंभीर सवाल पैदा होते हैं, कितना बड़ा संकट पैदा होता है, उस पर तो बाद में बतियाएंगे, लेकिन पहले इसका पंजाब कनेक्शन देख लीजिए, जिसे लेकर संदेह जताया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब में कुल वोटरों की संख्या अप्रैल 2026 के डेटा के अनुसार 2,14,57,000 से ज्यादा है। यानी पंजाब में इतने वोटर हैं। और साल 2023 में विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि पंजाब में 70,13,751 लोगों के पास वैलिड पासपोर्ट है 2023 में। यानी वोटर लिस्ट के हिसाब से देखें तो अभी पंजाब में कुल वयस्क आबादी 2,14,00,000 के आसपास है मोटा मोटी, और वैलिड पासपोर्ट रखने वालों की संख्या 70,13,000 से ज्यादा है।
अब तो और ज़्यादा हो गई होगी। इस आंकड़े से यदि आप प्रतिशत निकालें तो पंजाब में कुल वोटर जितने हैं उनमें से 32% से भी ज़्यादा लोगों के पास पासपोर्ट है। अब यदि आप इनमें से मान लें कि कुछ लाख लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पासपोर्ट है लेकिन उनकी उम्र 18 प्लस नहीं है, यानी वो वोटर नहीं है, नाबालिग हैं, बच्चे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो आंकड़े हमने बताया है कि पंजाब में 70,13,000 से ज़्यादा लोगों के पास पासपोर्ट था 2023 में, वो 2023 का मामला था। 24 और 25 और 26 में भी तो लाखों लोगों ने पासपोर्ट बनवाया होगा। आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में ही अकेले 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने पासपोर्ट बनवाया। लेकिन फिर भी हम 17 लाख मान लेते हैं तो भी मोटा मोटी 32.7% से ज़्यादा लोगों के पास पंजाब में पासपोर्ट है। और इन सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि चलिए SIR होगा तो हम पासपोर्टवा दिखा देंगे। लेकिन अब कह दिया गया कि पासपोर्ट भी नागरिकता साबित नहीं कर सकता, यानी इकट्ठे 70 लाख से ज़्यादा लोग पासपोर्ट दिखा के अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं डलवा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर 2,14,00,000 वोटरों में से 70 लाख लोग तो इधर लटक गए। अब वो लोग दूसरे कागज ढूंढें, पता लगाएं कि कैसे भारत के नागरिक बने रहेंगे। यानी सोचिए कि बिहार में SIR होता है तो उसमें दूसरा क्राइटेरिया रखा जाता है, बंगाल में SIR होता है तो क्राइटेरिया बदल दिया जाता है, असम में SIR की जगह परिसीमन की व्यवस्था लगा दिया जाता है, पूरा 3-5-18 वाला। अब पंजाब चुनाव आ गया तो पंजाब में SIR के लिए उसके ठीक पहले पासपोर्ट को नागरिकता के लिए अमान्य कह दिया जाता है। यानी जिस राज्य में अधिक से अधिक वोटर काटने के लिए जो फार्मूला लगाया जा सकता है उसको भिड़ाया जा रहा है। पंजाब में यदि हम कुल आबादी के हिसाब से भी देखें तो लगभग 25% से ज़्यादा लोगों के पास पासपोर्ट है। यानी पासपोर्ट को नकार के सीधे सीधे 1/4 या 1/3 लोगों को लिस्ट से बाहर करने का एक फार्मूला निकलता हुआ दिख रहा है। यानी कम से कम पासपोर्ट दिखा के तो लोग नहीं कह पाएंगे कि हमारा नाम जोड़ लो। समझने वाली बात यह है कि पासपोर्ट वाला फार्मूला बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नहीं लगाया गया। जानते हैं काहे कि यहाँ पासपोर्ट वाले बहुत कम हैं और पंजाब में पासपोर्टधारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और अब तो लोग सवाल करने लगे हैं कि ये क्या इसलिए लगाया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में इसी बहाने पंजाबियों का वोट काटा जा सके, उनका वोटिंग राइट लटकाया जा सके त्रिशंकु बना के। आगे क्या होगा, कैसा परिणाम आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि अमृतकाल और अमृतकाल के भगवानों का कैरेक्टर कहता है कि परिणाम वही आएगा जो बिहार और बंगाल और असम में आया है। जो टारगेट वहाँ था वही टारगेट यहाँ भी है। अब याद करिए, एक बात और है जो मैं अक्सर दोहराता हूँ कि गुजराती जोड़ी के कैरेक्टर में एक और बात कूट कूट के भरी गई है एकदम मूसर से, कि देश की व्यवस्था का चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी साख की चाहे जितनी मटिया मेट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में देश का कैसा गुड़गोबर होगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज और तुरंत कुर्सी को लाभ मिलना चाहिए। अब पासपोर्ट वाले मसले में ही देख लीजिए, कह तो दिया कि पासपोर्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं, ये सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। हो सकता है इसी बहाने पंजाब में लाखों लोगों का वोट काटने में मदद मिल जाए, कथित रूप से जो विपक्ष के वोटर हैं उनको छांटने में मदद मिल जाए। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब भारत सरकार ये बात कह रही है तो विदेशी देशों में भी तो ये बात पहुँच रही है। वो सब गूंगा बहिरा अंधा है। अब विदेशी देश भी तो यही सोचेंगे कि भाई जब भारत की सरकार खुद ही कह रही है कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट है हमारा, जरूरी नहीं कि वो भारतीय नागरिक हो। यानी अब दुनिया के देश भी हमारे पासपोर्टधारियों को संदेह की नज़र से देखेंगे और पूछेंगे कि पासपोर्ट तो लेकर आए हो भैया, लेकिन नागरिक कहाँ के हो ये तो बताओ। एक और बात, पासपोर्ट एक्ट 1967 के हिसाब से कुछ परिस्थितियों में नॉन सिटीजन को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, ये सरकार ने कहा है। बात तो एकदम सही है, मगर सवाल है कि क्या नॉन सिटीजन को जो पासपोर्ट दिया जाता है और मूल भारतीय को जो पासपोर्ट दिया जाता है, इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? फर्क, या फिर दोनों एक ही तरह दिखते हैं, एक ही बात लिखी रहती है? मैं जहां तक जानकारी जुटा पाया हूं उसके अनुसार फर्क होता है। यानी आसानी से दोनों में अंतर किया जा सकता है। और हम आप अंतर भले न कर पाए, सरकार तो कर सकती है ना। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि उसने कितने नॉन सिटीजन को पासपोर्ट दिया है और कितने भारतीयों को दिया है? पासपोर्ट जारी करने से पहले तमाम तरीके का वेरिफिकेशन होता है, फलाना ढिमकाना। पुलिस वाले घर आते हैं, खर्चा पानी लेके वेरीफाई करते हैं, खर्चा पानी ना मिले तो लटका के रख देते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग खर्चा दे ही देते हैं, यही सच्चाई है। मगर मूल सवाल तो ये है कि विदेशों में अब हमारे पासपोर्ट का हाल क्या होगा जी? क्या वो लोग हमें संदेह की नज़र से नहीं देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं कि अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ है? चौतरफा सवाल हो रहा है कि आखिर भारत सरकार ने वो कौन सा डॉक्यूमेंट अपनी जनता को दिया है जिससे दिखाकर लोग ये सिद्ध कर सकें कि वो भारत के नागरिक हैं। आपको बता दें कि सरकार का यह तर्क बिल्कुल सही है, मगर
उससे बड़ा सच ये है कि उस विशेष पासपोर्ट में और भारत के आम नागरिक के सामान्य पासपोर्ट में फर्क होता है। ऑनलाइन जो जानकारी मिली उसके अनुसार देखकर ही दोनों में अंतर किया जा सकता है। और तो और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको वो विशेष वाला पासपोर्ट दिया गया है, और यदि ज़्यादा भी होते तो सरकार आसानी से पहचान सकती है, जान सकती है कि कितने लोगों को विदेशी लोगों को दिया गया है। अब इस मामले में कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल पैदा हो रहे हैं, और वो सवाल ये है कि अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तीनों को ही फाइनल सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना जाएगा तो फिर आम नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेगा, कौन सा कागज दिखाए। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन्हीं बीजेपी आरएसएस वालों से जब इनका कागज मांगना जा रहा है तो पसीना छोड़ रहे हैं, कपार का पसीना एड़ी तक पहुंच जा रहा है। आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, कागज दिखाने में बहुत कुछ याद आ जा रहा है, और देश की जनता के पास तमाम कागजात हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि ये कागज नहीं चलेगा, वो कागज नहीं चलेगा। सवाल ये है कि अगर सामान्य इंडियन पासपोर्ट नागरिकों को वेरिफिकेशन के बाद जारी होता है, फिर भी ये नागरिकता का मजबूत प्रमाण नहीं है, तो फिर क्या इसका कोई महत्व तो नहीं है? विदेश में सरकार के इस बयान का क्या असर होगा? नॉन सिटीजन्स को ट्रेवल डॉक्यूमेंट दिया जाता है, क्या उन्हें सामान्य पासपोर्ट की तरह ही डॉक्यूमेंट मिलता है? क्या दोनों में कोई फर्क नहीं होता? सरकार बताए कि अब तक कितने गैर नागरिकों को या फिर स्टेटलेस पर्सन्स को या फिर रिफ्यूजीज को इंडियन पासपोर्ट या ट्रेवल डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, उनकी कैटेगरी वाइज संख्या तो बताइए। क्या ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट और नॉन सिटीजन ट्रेवल डॉक्यूमेंट में कोई फर्क साफ होता है? अगर हाँ तो नागरिकों के पासपोर्ट को सिटीजन एविडेंस के रूप में क्यों नहीं माना जा रहा? क्या सरकार के पास कोई सिंगल ऑफिशियल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या डेटाबेस है जिसे कोई भी नागरिक दिखा सके और उसे नागरिक माना जाए? सवाल है कि क्या पासपोर्ट को सिटीजनशिप प्रूफ ना मानने वाली बात भविष्य में एनआरसी, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, पासपोर्ट रिन्यूअल, इमिग्रेशन या गवर्नमेंट बेनिफिट्स में नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी? अभी देखिए बंगाल में क्या हुआ, तमाम सरकारी सुविधाएं भी लोगों को कथित रूप से मिलनी बंद हो गई। कहा गया कि जिनका नाम कट गया उनका काम कट गया। तो क्या यही कहानी पंजाब में भी दोहराई जाने वाली है? सबको पता है कि पंजाब में बीजेपी आरएसएस की जमीन बेहद कमजोर है, लेकिन यह भी सबको पता है कि ज्ञानेश कुमार बहुत मजबूत हैं, और ज्ञानेश कुमार मजबूत तब तक हैं जब तक नागरिकों ने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना नौकर की क्या मजाल कि वो मालिक के सर पे चढ़ जाए और सर पे चढ़ के कूदने लगे, वो भी नुकीला जूता पहन के। आप दर्शक जरा इस पूरे खेल को समझिए, कितनी गहराई से खेला जा रहा है। जहां जिस राज्य में जिस आधार पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वोट काटे जा सकते हैं, वहां वो वाला आधार जोड़ दो, भले ही आधार माने नहीं है। भारत की जनता का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है और जनता टुकुर टुकुर मुंह ताक रही है। जनता ने जिन लोगों को चुनकर बिठाया है, जिस जनता के टैक्स के पैसे से ज्ञानेश कुमार जैसों का घर चलता है, और जिनके टैक्स के पैसे से अदालत में बैठे बड़े बड़े मिलाड लोग राजाओं की जिंदगी जीते हैं, ऐश करते हैं, उसी जनता का अधिकार छीन के कहा जाता है कि अगली बार वोट दे लेना, क्या जल्दी है। वैसे भी जब मालिक अपने अधिकार और अपनी शक्तियां भूल जाता है तो नौकर यही करते हैं जो हो रहा है। बाकी देखते जाइए कि पंजाब में जो टाइमिंग का खेल किया गया है वो पंजाब के चुनाव और चुनाव परिणाम को कहां तक लेके जाता है। एक तरफ भाजपाई सिस्टम एक के बाद एक राज्य में सत्ता पाने के लिए भविष्य की चिंताओं को दरकिनार करके सिर्फ वर्तमान का गेम सेट कर रही है, दूसरी तरफ इसी भाजपाई सिस्टम के पुराने खेल का भयंकर वाला पर्दाफाश भी हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी पर कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या बतिया रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। कल एक चौंका देने वाली खबर आप सबने देखी, जहां इस देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया। हमारे साथी सहयोगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार जी ने कल भोपाल में इस प्रकरण में एक प्रेस वार्ता की थी। आज रात को जीतू भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा जीतू जी, ये मामला सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला भी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला। ये हो या अयोध्या हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। लोगों की आस्था इन शहरों से जुड़ी हुई है और पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ, उज्जैन में आप
को पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं, आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो, आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है, और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हो। उस प्रभाव का, उस ज्ञान का, उस कलम का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग ऐसा कि आपके परिवार ने, लगाइए वो स्लाइड जरा, आपके परिवार ने सैकड़ों एकड़ जमीन, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 2023 की दिसंबर में मुख्यमंत्री बने थे, 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर था, उसके पहले जो खरीदी थी वो, और उसके बाद वो होता है ना वो हम साथ साथ हैं टाइप, बड़ा पारिवारिक माहौल में जमीनों की खरीद फरोख्त चल रही है, लूट खसोट चल रही है। और ज्यादा डिटेल्स हमारे भाई देंगे, जीतू भाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी, शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप अपनी जमीनें बढ़ाए जा रहे हो। अपना एक लैंड बैंक पांड्या खेड़ी में 18 एकड़, उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। जीतू भाई पर तो शायद एक केस भी हुआ था नारायण नारायण कहने पर। नारायण नारायण के बारे में इनसे पूछिएगा जरा, ये बताएंगे, नहीं तो फिर एक केस मुझ पर भी हो जाएगा, इन्हीं से पूछिएगा। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे, विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे, और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे, जैसे यूपी में जैसा हो रहा है। और आरएसएस की भाषा में कहें तो अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है। एक मंदिर पूरे देश में सीधा संघ की देखरेख में है, वो अयोध्या। देखो वहां क्या हाल है, एक मंदिर। दूसरा मंदिर उज्जैन का जहां से कॉरिडोर बन रहा है, संघ की सरकार है, वहां देख लो वहां क्या हो रहा है। मैं आपको एक, अपनी बात खत्म करने से पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे एक मित्र नहीं, भूतपूर्व मित्र अशोक चौहान जी, भूतपूर्व मित्र हुए, अभी थोड़े मित्र हैं हमारे। तो हमारे एक भूतपूर्व मित्र अशोक चौहान जी, आदर्श प्रकरण में उनकी सास के नाम पर एक फ्लैट का आरोप लगा, आप लोगों ने लगाया, इस्तीफा हुआ। मोहन यादव की सैकड़ों एकड़ जमीन, प्राइम टाइम पे तो सन्नाटा है ही। हमारे यहां एजेंसी के साथी भी बैठे हैं, 2-3 एजेंसीज के, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तीनों, सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। और आज तीनों एजेंसीज को मैं बाइट दूंगा इस पे, मैं देखता हूं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। प्राइम टाइम पे सन्नाटा, एजेंसीज में सन्नाटा, इस्तीफा, भाड़ में गया इस्तीफा, नहीं होने वाला इस्तीफा। अरे आप क्यों डर रहे हैं इतना? ये जो रिपोर्ट छपी है, क्या बिना केंद्र सरकार के किसी बड़े आला मंत्री की अनुमति के बिना छपी होगी? फिर भी डर रहे हैं आप लोग? करिए तो डिबेट, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। सैकड़ों एकड़ जमीन कोई पचा गया, आज भी वो मुख्यमंत्री है। और अरुणाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल और दूंगा बात खत्म करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, प्राइम टाइम पे सन्नाटा, मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट के बाद
अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी पर है। इतनी भारी सैकड़ों एकड़ जमीन के घोटाले के सार्वजनिक होने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है बताइए? संघम शरणम गच्छामि, ये सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये गैर पंजीकृत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को पंजीकृत क्यों नहीं कराता, इसका जवाब वो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसका जवाब रोज जो अयोध्या की चोरी डकैती की खबरें आपके सामने आ रही हैं, वो एक कोई चंपत हो रहे हैं चोरी चकारी करके, ये सारी आपके जो सामने आ रहा है, ये कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहता। ऑल अथॉरिटी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, इस वजह से आरएसएस अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है। उसका जवाब मोहन यादव है, उसका जवाब अरुणाचल के सीएम है, उसका जवाब अयोध्या में जो हो रहा है वो है। मैं अपने साथी जीतू पटवारी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। 30 घंटे बीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं। एक जवाब आया है। उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। आदरणीय साथियों, जैसा पवन जी ने कहा कि अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट, ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे। देशवासियों, मुझ पे भरोसा करो, कांग्रेस से भ्रष्ट पार्टी दूसरी नहीं हो सकती। ऐसे बातें करके लोगों का भरोसा जीतने वाले प्रधानमंत्री को क्या अब मोहन यादव के इतने बड़े घटनाक्रम से देश को अवगत नहीं कराना चाहिए? 30 घंटे में अगर भारतीय जनता पार्टी की कान में जूनी रेंगी, इसका मतलब बीजेपी ये कहना चाहती है कि जो रिपोर्ट आई वो गलत है। तो उस मीडिया हाउस पे फिर तो उनको एफआईआर कर देनी चाहिए जिन्होंने रिपोर्ट लेके आए सार्वजनिक की। अगर आप जवाब नहीं दोगे देश को, प्रदेश को, जो मीडिया डोमेन में जिस तरीके की बातें पूरे देश में आज चल रही है, मध्य प्रदेश सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और अगर बीजेपी मौन है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। सिर्फ मोहन यादव अपराधी नहीं है, ऊपर तक, जैसा पवन जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र इससे जुड़ा हुआ है। एक मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है उनके पास। एक विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, दूसरा विभाग है गृह, तीसरा विभाग है जेल, चौथा विभाग है उद्योग निवेश प्रोत्साहन, चौथा विभाग है नर्मदा विकास घाटी, पांचवा विभाग है विमानन, छठा विभाग है खनिज, सातवां विभाग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आठवां विभाग है विधि विधायी, नौवां विभाग है प्रवासी भारतीय, 11वां विभाग है लोक सेवा प्रोत्साहन, 11वां विभाग है आप लोगों से जुड़ा हुआ जनसंपर्क, और इन सब विभागों के ऊपर एक विभाग है आनंद विभाग। इन सब विभागों का आनंद लो। ये मेरे मुख्यमंत्री के पास 12 विभाग है। अब भारतीय जनता पार्टी से कल ये सवाल किए गए, मैं फिर से दोहराता हूं, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने जो आरोप लगे, अखबार पब्लिक डोमेन में, जमीन खरीदी या नहीं खरीदी? सामान्य बात है, इसका उत्तर देना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या ये सच है कि इस जमीन में जो बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में स्थित है जहां बाद में सड़क, कॉरिडोर और विकास योजनाएं
सरकार ने चिन्हित की और उसको एक तरह से परमिशन दी। तीसरा सवाल है, क्या सरकार उन सभी परियोजना की टाइमलाइन सार्वजनिक करेगी? चौथा सवाल है, यदि सब कुछ पारदर्शी है तो भाजपा स्वतंत्र न्यायिक जांच जैसा हमने कल मांग की थी करा सकती है क्या? सरकार करा सकती है, मोदी जी भेज सकते हैं, ईडी, सीबीआई क्या क्या है? और पांचवा सवाल, क्या मुख्यमंत्री अपने परिवार के 2023 के बाद की सभी भूमि को श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं क्या, ईमानदार है तो? 30 घंटे बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आए। उन्होंने कहा कांग्रेस एक ओबीसी जाति का मुख्यमंत्री बना, विकास की उसने एक तरह से तूफान ला दिया है, उस पर ओबीसी का मुख्यमंत्री इनको पच नहीं रहा है। ये उत्तर भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक आया है। आदरणीय साथियों, स्पष्ट है करप्शन है, स्पष्ट है भ्रष्टाचार हुआ है, स्पष्ट है ये एक जैसे सीरीज आती है ना, 1 सीरीज 2 सीरीज 3, ये पहली सीरीज है। हमने 4 दिन पहले वहाँ के एक मीडिया हाउस ने 6 विभागों का करप्शन स्टिंग किया था, जिसमें खुला लेन देन हो रहा अधिकारियों का, कर्मचारियों का। 1000 करोड़ रुपए का करप्शन लगातार 20 दिन तक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाकर मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हुआ है। और ये आरोप नहीं है, इसका खुलासा हो चुका है। आप सर्च करो मध्य प्रदेश में गूगल पे कि ट्रांसफर इंडस्ट्रीज में कितना पैसा लेन देन हुआ और क्या स्टिंग है, सब आ जाएंगे गूगल, आप लोगों को बहुत सरलता से पता चल जाएगा। सवाल ये है कि ये जो हमने 5 बातें मुख्यमंत्री जी से पूछी, अगर इन बातों को बहुत सरलता से जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे, नरेंद्र मोदी जी दे दे, तो एक बात समझ में आती है। और अगर वो नहीं देते हैं तो स्वाभाविक है, हमने कल प्रश्न कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए थे। ऐसा ही एक और मामला है, उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन, 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है, इसी बार नहीं। ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ईंट ला गए, ईंट ले ली, ईंट कहाँ है पता ही नहीं चली। 30 साल में ईंट अगर बाहर रख दो तो अपने आप ही झरझर हो जाती है। जब से पैसा ले रहे हैं, आज तक चंदा आता उसको भी खा रहे हैं। ये बात तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में राम भक्तों की, जो आध्यात्म की, सनातनियों की भावना के साथ भी ये खेलते हैं, वोट भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं।